तसव्वुर कीजिए एक ऐसी खामोश फौज का जो चंद दिनों में गंदम की पूरी फसल को तबाह करके मट्टी में मिला सकती है या बागात को इस कदर वीरान कर सकती है कि फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाएं। हाँ, और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मौसम बहार में उभरने वाले ज़रई खतरात की हकीकत है। इस अहम तरीन तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के सीनियर एग्रीकल्चर एजुकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर पंजाब की ज़राअत के उस अहम तरीन दौर का तज्जिया कर रहे हैं जो फसलों की बाजी पलट सकता है। जी बिल्कुल, और हमारे पास पंजाब ज़रई सिफारिशात की वो अहम मालूमात हैं जो मार्च 15 से 21 2026 के दरमियान किसानों के लिए एक ढाल है। सही। तो सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि मार्च का ये दूसरा निस्फ हिस्सा यानी सेकंड हाफ आखिर इतना अहम क्यों है? देखें, इस सवाल का जवाब ना फसलों के बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल में छुपा है। जब हम मार्च के दूसरे निस्फ की बात करते हैं तो दरअसल ये सर्दी और गर्मी के दरमियान एक इंतहाई अहम मकाम है। अच्छा, यानी मौसम बदल रहा होता है? जी हाँ, दर्जा हरारत तेजी से तब्दील हो रहा होता है। एक तरफ तो फसल की अफजाइश अपने उरूज पर होती है और दूसरी तरफ यही मौसम दुश्मन कीड़ों और फफूंदी यानी फंगल इन्फेक्शंस के लिए एक जन्नत बन जाता है। वाकई। अगर इस वक्त फसल की निगरानी ठीक से ना की जाए तो पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो सकती है। ये तो बहुत फिक्रमंदी की बात है। तो चलिए इस अहम नुक्ते को समझने के बाद फसलों के तहफ़्फ़ुज़ का सफ़र शुरू करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सीक्रेट्स ऑफ एग्रीकल्चरल सक्सेस मार्च 2026। सही। और दूसरे पॉइंट में इसके सबटाइटल पर गौर करें तो वहाँ प्रिसिजन एडवाइजरी फॉर मैक्सिमम यील्ड यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए जदीद ज़राअती सिफारिशात का जिक्र है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट ये वाज़ह करता है कि ये तमाम आदादो शुमार ग्लोबल एग्रीकल्चर सीरीज पंजाब अपडेट #1 के मखसूस हिस्से से लिए गए हैं। जी हाँ, और चौथा और सबसे अहम पॉइंट, यहाँ प्रेजेंटर के तौर पर मिस्टर मोहम्मद जावेद कमर का तारुफ करवाया गया है जो कि JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के बानी यानी फाउंडर और सीनियर सॉइल साइंटिस्ट हैं। अच्छा, मोहम्मद जावेद कमर साहब की तहकीक ग्राउंड रियलिटीज को कैसे बदलती है? देखें, उनकी तहकीक इस बात पर जोर देती है कि ज़राअत अब सिर्फ बीज बोने और पानी लगाने का नाम नहीं रहा। ज़मीनी हकाइक और साइंस को मिलाकर प्रिसिजन एग्रीकल्चर को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। सही, की वक्त की आवाज़ है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रिसिजन एग्रीकल्चर एडवाइजरी। इस दस्तावेज में मार्च के दूसरे निस्फ के लिए फसलों के इंतजाम के 4 अहम असूल हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये एडवाइजरी अहम तरीन असूल वाज़ेह करती है। जी, और दूसरा नुक्ता ये है कि मौजूदा मौसमी हालात यानी वेदर पैटर्न्स के मुताबिक हिकमत अमली अपनाना फसल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी है। और तीसरा पॉइंट ये डिमांड करता है कि एक्सपर्ट सर्वेलेंस डेटा यानी माहिरीन की निगरानी के आदाद व शुमार फौरी हिफाजती इक़दामात की निशानदेही करते हैं। सही। और चौथे पॉइंट में ये वाज़ेह है कि इन हिदायत पर अमल करना माशी इस्तेहकाम यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फसल की सेहत को यकीनी बनाता है। लेकिन यहाँ एक उलझन होती है मुझे। क्या हम मौसम की तब्दीली को एक खामोश दुश्मन समझ सकते हैं जिससे बचने के लिए ये एडवाइजरी एक ढाल का काम करती है? मौसम दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसी क़ुव्वत है जिसे अगर समझ लिया जाए तो फ़ायदेमंद हो सकती है। इसे हम एडेप्टिव एग्रीकल्चर कहते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर अचानक गर्मी बढ़ने से पौधे स्ट्रेस में आते हैं और इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत गिरती है। ये एडवाइजरी पहले से अंदाज़ा लगा लेती है कि अगले हफ्ते दर्जा हरारत क्या होगा और कौन सा कीड़ा हमलावर हो सकता है। और इन खतरात में सबसे बड़ा खतरा बागात के लिए नजर आता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है डायग्नोजिंग द मैंगो हॉपर थ्रेट। इसका पहला पॉइंट बताता है कि आम का टीला यानी मैंगो हॉपर पाकिस्तान में बागात के लिए रस चूसने वाला एक इंतहाई खतरनाक कीड़ा है। जी, और दूसरे पॉइंट के मुताबिक इसके बच्चे जिन्हें निम्फ्स कहते हैं और बालिग एडल्ट्स दोनों नरम शाखों और फूलों के गुच्छों से रस चूसते हैं। और तीसरे नुक्ते में ये वाज़ेह है कि इस शदीद हमले की वजह से फूल ठीक तरह से नहीं खिलते और कच्चे फल गिर जाते हैं जिसे फ्रूट ड्रॉप कहा जाता है। बिल्कुल। और चौथा अहम पॉइंट ये है कि
موجودہ موسمی حالات اس کی ریپڈ بریڈنگ یعنی تیز افزائش کے لیے انتہائی سازگار ہیں۔ یہ کیڑا دراصل فصل کا خون کیسے نچوڑتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آم کے درخت پر بور یعنی پھول آتا ہے تو اس میں بے پناہ توانائی اور رس موجود ہوتا ہے۔ ہاں تیلا اور اس کے نمس اپنے نوکیلے دانت سے ان نرم حصوں میں سوراخ کر کے وہ سارا رس نچوڑ لیتے ہیں۔ پودے کے پاس اتنی توانائی نہیں بچتی کہ وہ پھل کو سہارا دے سکے اور پھول سوکھ کر گر جاتے ہیں۔ اوہ واو! اس تباہ کن کیڑے کو روکنے کے لیے بنیادی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے مینگو ہاپر کلچرل کنٹرول، پروننگ اینڈ ہائیجین۔ یہاں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ثقافتی تدارک یعنی کلچرل کنٹرول کیمیائی ادویات سے پہلے بچاؤ کا سب سے بنیادی قدم ہے۔ اور دوسرا طریقہ شاخ تراشی یعنی پروننگ کا ہے، جس کے ذریعے درختوں کے درمیان ہوا اور دھوپ کا گزر بہتر بنایا جاتا ہے۔ صحیح۔ تیسرے نقطے میں باغات میں ہائیجین یعنی صفائی کا خاص خیال رکھنے پر زور ہے تاکہ بیماری پھیلنے سے روک جائے۔ جی، اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ سوکھی شاخوں اور گرے ہوئے پتوں کو ٹھکانے لگانا تیلے کی پناہ گاہوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر اس کو سوچا جائے تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی آباد گھر میں روشنی اور ہوا کا آنا جان لیوا جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ آم کی کینوپی جب بہت گھنا ہو جاتا ہے تو اندر اندھیرا اور نم ماحول بن جاتا ہے جو تیلے کے لیے انکیوبیٹر کا کام کرتا ہے۔ پروننگ اسے تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن جب حالات قدرتی علاج کے قابو سے باہر ہو جائیں، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فرسٹ لائن کیمیکل انٹرونشنز۔ یہاں پہلا نقطہ یہ ہے کہ نتن پائریم 50% WD کا استعمال 50 گرام فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے کریں۔ اور دوسرا پوائنٹ متبادل کے طور پر کلوتھیانیڈین 20% SC کو 150 ml فی 100 لیٹر پانی میں ملا کر اسپرے کرنے کا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ شدید حملے کی صورت میں 5 سے 7 دن کے وقفے سے اسپرے دہرائیں۔ اور چوتھا پوائنٹ جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ تیلے کے مؤثر تدارک کے لیے پورے پودے پر یکساں چھڑکاؤ یعنی یونیفارم اسپرے کوریج بہت ضروری ہے۔ یہ یونیفارم کوریج اتنی ضروری کیوں ہے؟ اگر ایک حصہ رہ جائے تو کیا نقصان ہے؟ اس کی وجہ کیڑے کی فطرت ہے۔ آم کا ٹیلا پتوں کے نچلے حصے میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر ایک شاخ بھی رہ جائے تو ٹیلے کی مادہ وہاں زندہ رہ جاتی ہے اور چند ہی دنوں میں دوبارہ پورے درخت پر پھیل جاتی ہے۔ اچھا، اور اگر پیسٹ ان دوائیوں سے نہ مرے؟ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایڈوانسڈ کیمیکل کنٹرول پروٹوکولز۔ اس میں پہلا حل ڈائنو ٹیفیوران 20% SG کو 50 گرام فی 100 لیٹر پانی کے حساب سے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ پائمیٹرزین اور ڈائنوٹیفیوران 50% WG کے کمبینیشن کا استعمال 120 ml فی 100 لیٹر کی مقدار میں کرنا ہے۔ صحیح۔ تیسرے پوائنٹ میں فلونیکیمیڈ 10% SC کو 25 ml فی لیٹر کے حساب سے اسپرے کرنے کی تجویز ہے۔ اور چوتھی اہم بات، کیڑوں میں قوت مدافعت یعنی پیسٹ ریزسٹنس کو روکنے کے لیے ہمیشہ مختلف کیمیائی گروپس کو بدل کر استعمال کریں۔ یہ پیسٹ ریزسٹنس یہ بالکل انسانوں میں اینٹی بائیوٹکس کے اثر ختم ہونے جیسا ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر ہم لگاتار ایک ہی کیمیکل اسپرے کرتے رہیں تو تیلے کی آنے والی نسلیں اس زہر کو سمجھ لیتی ہیں اور ان میں مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیمیکل روٹیٹ کرنے سے ریزسٹنس کا نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت بہترین سمجھایا۔ آئیے اب بنیادی خوراک گندم کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کرٹیکل ایریگریشن فار ویٹ ہیلز۔ یہاں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ گندم کی فصل کو دانے کی دودھیا حالت یعنی ملکی سٹیج کے وقت پانی لگانے میں تاخیر نہ کریں۔ دوسرے پوائنٹ کے مطابق یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دانے بننے اور بھرنے کے لیے نمی یعنی موئسچر کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ بتاتا ہے کہ تاخیر سے پانی دینے پر دانے کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے جس سے پیداوار گرتی ہے۔ جی، اور چوتھے پوائنٹ میں ہدایت ہے کہ موسم کی نوعیت اور فصل کی ضرورت کے مطابق پانی لگانے کے اسکیڈول میں رد و بدل یعنی ایڈجسٹمنٹس کریں۔ آخر اس ملکی سٹیج میں سے کیا سائنس ہے کہ پانی ملنا اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ملکی سٹیج پر گرین فلنگ کا عمل عروج پر ہوتا ہے۔
पौधा अपने पत्तों में बनने वाली सारी खुराक दाने की तरफ भेज रहा होता है। अच्छा, इस मुंतकिली के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत होती है, जो सिर्फ पानी फराहम करता है। अगर पानी ना हो तो नालियां सिकड़ जाती हैं और दाना पिचक जाता है। लेकिन जहाँ पानी ना हो वहाँ क्या करें किसान? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स फॉर रेन फेड बरानी एरियाज। बरानी इलाकों के लिए पहला पॉइंट यही है कि फसल की जरूरत के मुताबिक आबपाशी के तमाम मुमकिन वसाइल बरोएकार लाएं। दूसरा हल ये है कि 2 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट यानी कलमी शोरा को 100 लीटर पानी में हल करके स्प्रे करें। तीसरा मुतबादिल पॉइंट ये है कि 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में हल करके फी एकड़ स्प्रे करें। और चौथी सिफारिश ये है कि बेहतर नताइज के लिए यही स्प्रे 7 दिन के वक्फे से दोबारा करें। यानी फोलियर स्प्रे का अमल फसलों के लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फौरी ताकत के लिए इंसान को ड्रिप लगाना। जी हाँ, खुशकाली में जड़ें काम नहीं करती तो पत्तों पर खुराक छिड़कना एक बेहतरीन हिकमत अमली है। पौधे माहौल के जरिए इसे फौरन जज्ब कर लेते हैं। खुराक की इस साइंस को थोड़ा मजीद देखते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फोर्टिफाइंग व्हीट विद एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। गंदम को ताकतवर बनाने के लिए पहला नुक्ता बोरिक एसिड 17% को 500 से 600 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। दूसरे नुक्ते में या फिर बोरैक्स 11% को 800 से 900 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने को कहा गया है। तीसरा नुक्ता, इन अज्जा को 100 लीटर पानी में हल करके फी एकड़ पर स्प्रे करें। और चौथा पॉइंट ये, ग़िज़ाई अज्जा फसल की बीमारियों के खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म्स यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बोरॉन की तो काफी कम मिकदार है, इसका फसल की इम्यूनिटी में क्या किरदार हो सकता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भले कम लगते हों, पर बोरॉन पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ में बुनियादी किरदार अदा करता है। अगर बोरॉन ना हो तो दाना ही नहीं बनेगा। सही। और ये अनासिर बीमारी आने पर सेल वॉल्स को भी मजबूत कर देते हैं। और गंदम की सबसे बड़ी बीमारी की तरफ आते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है आइडेंटिफाइंग द व्हीट रस्ट फंगाई। पहला पॉइंट, रस्ट यानी कुंगी पंजाब में गंदम पर हमला आवर होने वाली एक खतरनाक फफूंदी यानी फंगल इन्फेक्शन है। दूसरे पॉइंट के मुताबिक जर्द कुंगी यानी येलो रस्ट पत्तों पर पीले रंग की धारियों स्ट्राइप लाइक लाइंस की सूरत में जाहिर होती है। तीसरा पॉइंट बताता है कि भूरी कुंगी यानी ब्राउन रस्ट में पत्तों पर भूरे रंग के धब्बे बेतरतीब उभरे हुए नजर आते हैं। और चौथा और अहम तरीन पॉइंट, इसकी पहचान ये है कि चूने से कुंगी का पाउडर उंगलियों पर पीले या भूरे रंग में लग जाता है। ये पाउडर टेस्ट तो इंतहाई सादा मगर किसानों के लिए एक शानदार डायग्नोस्टिक्स टूल मालूम होता है। बिल्कुल, किसान को किसी लैब की जरूरत नहीं है। अगर खेत में पत्तों को छूने से उंगली पर हल्दी या जंग जैसा रंग लग जाए तो समझ जाएं इलाज की फौरी जरूरत है। तो इस खामोश कातिल से पेशकदमी कैसे बचा जाए? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है प्रोएक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट रस्ट। इसके भी 4 अहम असूल हैं। पहला, नाइट्रोजन वाली खादों का सिफारिश करदा मिकदार से ज्यादा इस्तेमाल हरगिज ना करें। दूसरा असूल ये है कि फसल की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए पोटैश की खाद का इस्तेमाल लाजमी करें। तीसरा, बाकायदगी से फसल का मुआयना यानी स्काउटिंग करें और शदीद हमले की सूरत में आबपाशी रोक दें। और चौथा उसूल ये कि फूंदी के इब्तदाई हमले की सूरत में सिर्फ मुतासरा हिस्सों पर फफूंदी कश जहर यानी फंगसाइड का स्प्रे करें। यहाँ एक सवाल है, नाइट्रोजन जो फसल को जानदार बनाती है उसे रोकने को क्यों कहा जा रहा है? देखिए, नाइट्रोजन फसल को लश यानी बहुत घना कर देती है, जिससे नमी बढ़ जाती है। फफूंदी को फैलने के लिए यही नमी माहौल चाहिए होता है। अच्छा। जबकि पोटैश खलियों को सख्त करता है ताकि स्पोर्स उनमें दाखिल ना हो सके। लेकिन अगर केमिकल का सहारा लेना पड़ जाए तो? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है केमिकल फंगसाइड्स एंड हार्वेस्टिंग सेफ्टी। पहला पॉइंट, ट्राइडेमिफोन 25% WP 100 ग्राम स्प्रे करें। स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद फसल काटना महफूज है। दूसरा पॉइंट, एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डिफिनोकोनोजोल 200 ml स्प्रे करें और कटाई से पहले 28 दिन का वक्फा लाजमी है। तीसरा पॉइंट है प्रोपिकोनोजोन 25% EC
200 ml के स्प्रे के बाद फसल की कटाई के लिए 30 दिन का इंतजार करें। और चौथा हल, टेबुकोनोजोल और ट्रिफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 65 ग्राम का स्प्रे करें तो कटाई के लिए 30 से 40 दिन इंतजार करें। मेरे ख्याल में प्री हार्वेस्ट इंटरवल्स की पाबंदी हमारी फूड सेफ्टी के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। वाकई हर जहर का एक असर होता है। अगर इन दिनों की पाबंदी ना की जाए तो जहर हमारी रोटियों में शामिल हो सकता है। ये इंतहाई अहम है। चलिए अब कपास की तरफ चलते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कॉटन, एलीट जेनेटिक्स एंड सोइंग प्रोटोकॉल्स। पहला पॉइंट है कि जदीद कीड़ों के खिलाफ मुदाफियत के लिए मंजूर शुदा ट्रिपल जीन अक़साम काश्त करें। दूसरे पॉइंट में सिफारिश करदा अक़साम हैं CKC1, CKC3, IUB 386 और CEMB AS3। तीसरा पॉइंट ये है कि दर्जाए हरारत को मलहूज खातिर रखते हुए 31 मार्च तक कपास की काश्त मुकम्मल कर लें। और चौथा अहम पॉइंट, बीज खरीदते वक्त FSC/NRD के तस्दीकी टैग यानी सर्टिफिकेशन टैग की ज़रूरत जांच लें। ये ट्रिपल जीन टेक्नोलॉजी किस तरह कपास को गुलाबी सुंडी से बचाने की एडवांस टेक्नोलॉजी है? ये सीधी सादी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। जब सुंडी पत्ता खाती है तो बीज के अंदर मौजूद जीन्स सुंडी के पेट में जहर बनाते हैं जिससे वो मर जाती है। ये फसल खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करती है। कमाल है। अब खाद की बात कर लेते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रिसिजन न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन सॉइल प्रोफाइलिंग। यहाँ पहला पॉइंट बताता है कि कमजोर जमीन यानी वीक सॉइल में बुवाई के वक्त 2 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट दरमियानी जमीन मीडियम सॉइल के लिए है, जहां 1.25 बोरी यानी 1.5 DAP और 1.25 बोरी यानी 0.75 यूरिया का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट जरखेज जमीन यानी फर्टाइल सॉइल पर है, वहां 1.5 बोरी 1.5 DAP और आधी बोरी 0.5 यूरिया बुवाई के वक्त डालें। और चौथा असूल ये है कि फास्फोरस और पोटाश वाली खादों की तमाम मिकदार जमीन की तैयारी के वक्त डालना लाजमी है। जमीन की पहचान के बगैर मट्टी में खाद डालना क्या पैसे को आग लगाने के मुतरादिफ नहीं है? जी बिल्कुल, बगैर टेस्ट के खाद डालना मट्टी का बैलेंस खराब करता है। इससे न सिर्फ फसल जलती है बल्कि लाखों रुपए जाया हो जाते हैं। इससे तो कुदरती तरीके बेहतर लगते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इको फ्रेंडली बायोलॉजिकल वॉरफेयर। पहला पॉइंट ये है कि महकमा ज़राअत पंजाब हयातियाती इंसदाद यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए अकरा बायो लैब्स चला रहा है। दूसरे पॉइंट के मुताबिक ये लैब्स दुश्मन कीड़ों के खिलाफ दोस्त कीड़ों मसलन क्रिसोपेरला कार्निया की अफजाइश कर रही हैं। तीसरा पॉइंट हिदायत देता है कि फसल में क्राइसोपेरला के कार्ड्स लगाएं ताकि तेला और सफेद मक्खी का कुदरती खात्मा हो सके। और चौथे नुक्ते के तहत हयातियाती इंसदाद के जरिए माहौल को ज़रई जहरों के मुज़िर असरात यानी पेस्टिसाइड रेजिड्यूज से बचाया जा सकता है। ये दोस्त कीड़े बगैर किसी कीमियाई नुकसान के काम कैसे करते हैं? ये कुदरत की अपनी फौज है। क्राइसोपेरला के लार्वा दुश्मन कीड़ों के अंडों और बच्चों को पकड़कर उनका रस निचोड़ लेते हैं। जहर के बगैर ही दुश्मन का सफाया हो जाता है। वाह! और जड़ी बूटियों का क्या हाल है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है अग्रेसिव वीड इरेडिकेशन प्रोटोकॉल्स। पहला पॉइंट, खेत के किनारों, खौलों और सड़कों को जड़ी बूटियों से मुकम्मल तौर पर साफ करें। दूसरा पॉइंट है कि कपास के नुकसानदेह कीड़ों के पनाहगाहों मसलन इटसिट, मधाना ग्रास और भाखरा को फौरन तल्फ करें। तीसरा पॉइंट ये है कि ग्लाइफोसेट बहिसाब 1500 से 1800 ml फी 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। और चौथा अहम पॉइंट, स्प्रे के दौरान फसल को महफूज रखने के लिए हमेशा शील्ड नोजल का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शील्ड नोजल का इस्तेमाल मेरे ख्याल में शॉटगन के बजाय एक स्नाइपर जैसा है जो सिर्फ हदफ को निशाना बनाता है। सही पकड़ा आपने। शील्ड नोजल जहर को फसल पर उड़ने से रोकती है और सिर्फ जमीन पर मौजूद जड़ी बूटियों को टारगेट करती है। चलिए अब रोटेशन क्रॉप्स की तरफ आते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है स्प्रिंग मूंग बीन हाई प्रोटीन रोटेशन क्रॉप। पहला पॉइंट, बहारिया मूंग यानी स्प्रिंग मूंग की काश्त हर सूरत मार्च के आखिर तक मुकम्मल कर लें। दूसरे नुक्ते में फी एकड़ पौधों की मतलूबा तादाद के लिए 12 से 14 किलोग्राम सेहतमंद बीज इस्तेमाल करने का मशवरा है। तीसरा पॉइंट,
फसल को ड्रिल से काश्त करें और कतारों के दरमियान फासला 1 फुट रखें। और चौथी सिफारिश ये है कि बुवाई से पहले बीज को जरासीमी टीका यानी बायो फर्टिलाइजर इनॉक्यूलेशन लाजमी लगाएं ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बेहतर हो। फलीदार फसलें तो जमीन की सेहत और नाइट्रोजन को बहाल करने वाले कुदरती हीलर्स हैं, है ना? जी हाँ, इनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को अमीर कर देते हैं। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मैनेजिंग सनफ्लावर स्पेसिंग एंड सिट्रस ऑर्चर्ड्स। पहला पॉइंट, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के पौधों की छटाई करें और दरमियानी फासला 9 इंच रखें। दूसरा पॉइंट है कि पहले पानी से कब्ल सूरजमुखी के पौधों के तनों पर मिट्टी चढ़ाएं, जिसे ईयर्थिंग अप कहते हैं। तीसरा पॉइंट बागात के हवाले से है कि तरशावा बागात यानी सिट्रस ऑर्चर्ड्स में गिरे हुए फलों को रोजाना इकट्ठा करके जमीन में दबा दे ताकि पेस्ट साइकिल टूट सके। और चौथा पॉइंट, फल की मक्खी यानी फ्रूट फ्लाइज के इंसदाद के लिए बागात में जिनसी फंदे सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं। ये सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स कीमियाई जंग के बजाय एक बेहतरीन और चालाक कुदरती धोखा है। बिल्कुल, नर मक्खियां खुशबू से अट्रैक्ट होकर उसमें फंस जाती हैं और उनकी अफजाइश रुक जाती है। और आखिर में अंगूर के बागात पर नजर डालते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रिसिशन ग्रेप वाइन ट्रेलिसिंग एंड प्रोटेक्शन। पहला पॉइंट, अंगूर की बेलों को मंजूर शुदा निज़ाम मसलन वाइड ट्रेलिस सिस्टम के मुताबिक मुनज़्ज़म करें। दूसरा नुक्ता, पौधों की तमाम गैर जरूरी और मुर्दा शाखों को काटकर अलग कर दें। तीसरा पॉइंट, बागात में आब पाशी का अमल मौसम की सूरत हाल के ऐन मुताबिक करें। और चौथा पॉइंट, दीमक यानी टर्माइट्स के हमले की सूरत में आबपाशी के पानी में क्लोरोपाइरीफोस फ्लड यानी मिक्स करें। ये ट्रेलिसिंग सिस्टम अंगूर की बेलों के लिए बिल्कुल आर्किटेक्चर की तरह लगता है जो धूप और हवा को हर पत्ते तक पहुंचाता है। सही फरमाया। इस आर्किटेक्चर की वजह से अंगूर की बेलों को बराबर धूप मिलती है, जिससे उनमें मिठास बढ़ती है और बीमारी कम लगती है। बहुत अहम मालूमात। अब हम इस सेशन के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पार्टनर विद अस फॉर एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस। इस दस्तावेज के इख्तिताम पर पहले पॉइंट में किसानों को दावत दी गई है कि ज़राई कामयाबी के सफर में JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के साथ जुड़े रहें। दूसरे नुक्ते में ये बताया गया है कि मजीद जदीद ज़राई मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहम्मद जावेद कमर की एक्सपर्ट कंसल्टिंग हासिल करें। तीसरे पॉइंट में राब्ते के लिए वेबसाइट www.jqglobal.official.com और ईमेल jqglobalagriculture@gmail.com का इस्तेमाल करें। और चौथे नुक्ते में फौरी सवालात और रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप नंबर +929499841886 पर राब्ता करें। आज के इस जायजे में हमने प्रिसिशन एग्रीकल्चर की बुनियादी साइंस को गहराई से देखा, लेकिन एक आखिरी सवाल जहन में उभरता है। हम आज प्रिसिशन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए जब अगले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बराह रास्त हमारी मिट्टी की नमी और खुराक का हिसाब लगाएगी, तो क्या हमारा रिवायती किसान उस डिजिटल इनकलाब के लिए तैयार है? ये वाकई एक सोचने वाला मौका है। किसानों को खुद को इस इनकलाब के मुताबिक ढालना ही होगा। बिल्कुल। इस अहम सोच के साथ हम आज के इस तफसीली जायजे का इख्तिताम करते हैं। इस मालूमात पर गौर करें और अपनी फसलों को महफूज बनाएं। खुदा हाफिज।